लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये किया था ना, 125th बर्थ एनिवर्सरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ट्रेन का नाम क्या था? कौन सा ट्रेन था? और काल का मेल सर। वंडरफुल। देन भारत पर्व 2021, इससे रिलेटेड एक और कोई पर्व पड़ा था? जस्ट ट्राई टू रिकॉल, कोई पर्व पढ़ा था? एक तो भारत पर्व 2021 था, दूसरा क्या था जो दिल्ली के मोती बाग में जो ऑर्गेनाइज कराया गया था, क्या था? अरे आदि महोत्सव, ट्राइबल्स के लिए। यस सर, यस सर, यस सर, ट्राइबल ट्राइफेड सर, ट्राइफेड अरे ट्राइफेड। भूल कैसे जा रहे हैं। देन वर्चुअल यूनिवर्सिटी किससे रिलेटेड था? In order to promote technology सर, टेक्निकल एजुकेशन। इन एजुकेशन। देन हिमाचल प्रदेश ने अपना 50th स्टेटहुड बनाया। राइट सर, 50th। देन द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि उस फ्लाइट का नाम क्या था। पहला कमर्शियल फ्लाइट सर्विसेज स्टार्ट हुआ बिटवीन दिल्ली एंड सिक्किम, जिसका नाम क्या था? Q400 स्पाइस जेट। स्पाइस जेट की एयरलाइंस थी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा, पाक्योंग एयरपोर्ट किस स्टेट में लाई करता है? और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक्योंग एयरपोर्ट लाइज इन सिक्किम। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम में एयरपोर्ट नहीं था, अभी एयरपोर्ट बना और वहां पे कमर्शियल फ्लाइट भी स्टार्ट हो गया। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? पाक्योंग एयरपोर्ट। जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन CSIR, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने यूटी ऑफ लद्दाख के साथ एक MOU साइन किया है। किस फील्ड में साइन किया है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड डेवलपमेंट, इस फील्ड में इसने साइन किया है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख have signed an agreement to accelerate the development of union territory through science and technology intervention। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू वहां पे डेवलपमेंट किया जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वुमेन लेड डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब होता है? कि वुमेन के थ्रू डेवलपमेंट कराया जाए। इसी तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपमेंट कराया जाए। तो किसने MOU साइन किया है? यूटी ऑफ लद्दाख एंड CSIR। तो इसका एम क्या है? टू एस्टेब्लिश नॉलेज पार्टनरशिप बिटवीन लद्दाख यूनियन टेरिटरी एंड CSIR टू डेवलप एरिया सच एज बायो रिसर्च यूटिलाइजेशन एंडेमिक टू लद्दाख। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? जो जिस जगह पे मिलता है। तो जो लद्दाख में जो भी बायो रिसोर्स अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इन द रीजन। कैश क्रॉप्स का छोटा सा डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिए। कैश क्रॉप्स को दूसरे नाम से जानते हैं प्रॉफिट क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट फॉर देयर पर्सनल यूज, वैसे क्रॉप्स को हम लोग कैश क्रॉप्स बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इन द रीजन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लोरेशन ये दोनों वर्ड्स काफी कंफ्यूजिंग है। एक्सप्लोरेशन इज अ पॉजिटिव वर्ड, वेयर इज एक्सप्लॉयटेशन इज अ नेगेटिव वर्ड। तो जब इसके बीच में CSIR और यूटी ऑफ लद्दाख के बीच में MOU साइन किया गया, तो किस फील्ड में साइन किया गया? कि वहां पे यूटी ऑफ लद्दाख में डेवलपमेंट कराया जाए। पर डेवलपमेंट किसके हेल्प से कराया जाए? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से कराया जाए। तो इसका एम क्या क्या है? कि वहां पे जो भी बायो रिसोर्स अवेलेबल है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कैश क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हो उस रीजन में विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वहां पे नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर किया जाए। ये एक MOU था, काफी इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखेंगे। देन सेल टू सेटअप इंडिया फर्स्ट गैस टू इथेनॉल प्लांट। अब देखिए बार बार इथेनॉल क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम के आ ही रहा है। इथेनॉल न्यूज में था, जो हम लोगों ने इथेनॉल पे क्वेश्चंस भी कवर किया था। सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये प्लान कर रहा है कि इंडिया का पहला गैस से इथेनॉल प्लांट, गैस से इथेनॉल का कन्वर्जन कैसे किया जाए वैसा प्लांट को स्टैब्लिश किया जाए। कहाँ पे? तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में स्टैब्लिश किया जाए। ये कौन से गैस का बात कर रहा है? ये उस गैस का बात कर रहा है जो कि कार्बन एमिशन गैस होता है, जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल। तो ये सब जो होता है ना,
तो इससे क्या होगा कि हम लोग इको फ्रेंडली नेचर की तरफ भी मूव करेंगे, और दूसरा हम लोगों का जो डिपेंडेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे होगा वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव को किसने अभी हैंडल किया है? तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या प्लान कर रहा है कि इंडिया का पहला गैस से इथेनॉल का कन्वर्जन कैसे किया जाए। द प्लान इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट्स एम टू रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट फॉर क्रूड ऑयल। ये तो पहला है। दूसरा क्या है? बिसाइड्स एड्रेसिंग द इशू ऑफ कार्बन एमिशन, जो इतना ज्यादा कार्बन एमिशन जो हो रहा है, तो उस गैस को कलेक्ट किया जाए और उस गैस का यूज करके इथेनॉल को कन्वर्ट किया जाए, और फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, और वहां से हम लोग पेट्रोल और डीजल्स वगैरह का यूज करें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपसे पूछ सकता है, तो सेल नाम याद रखेंगे। रिसेंटली अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, इसने एक नया एप्लीकेशन डेवलप किया है जिसका नाम है कृषि सखा। अब आपको बस ये नाम याद रखना है, कृषि सखा। ये किसका एप्लीकेशन है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का। अब कभी कभी आपसे इसका एम भी पूछ लेता है, जनरली नहीं पूछे, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसका एम क्या है? तो ये इंडियन फार्मर्स को हेल्प करेगा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन थ्रू कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दियर फार्मिंग रिक्वायरमेंट्स। तो जिस तरीके का उनका फार्मिंग रिक्वायरमेंट्स होगा उससे रिलेटेड उनको कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सारे फार्मिंग के लिए जो यूनिवर्सल जो इंफॉर्मेशन होता है वो दिया जाएगा, नहीं, वो अपना रिक्वायरमेंट्स बताएंगे और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको उनके ऐप पे, जो कि ऐप का नाम है कृषि सखा, उस पे उनको कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा एंड कैटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन द कंट्री एंड गाइड देम इन एडॉप्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस फार्मिंग प्रैक्टिसेस। और उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस होगा उससे रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ गाइड किया जाएगा। तो ये किसने स्टैब्लिश किया है, किसने अभी डेवलप किया है? तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने डेवलप किया। उस ऐप का नाम क्या है? कृषि सखा। इस तरीके से आपको 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि कृषि सखा इज रिलेटेड टू विच। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। उत्तर प्रदेश to have 2 air strips on expressway for landing and takeoff of fighter planes। अभी उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बना है, आप लोग जानते होइएगा कि काफी अच्छा एक्सप्रेसवे है जहाँ पे 250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी गाड़ी दौड़ सकती है। ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, BMW एंड और उस पर बहुत तेजी से दौड़ती है। ठीक है, तो आप लोग को इस एक्सप्रेसवे के बारे में पता होगा। आवाज कम आ रही है क्या? आवाज मेरा स्लो है क्या? कम आवाज आ रहा है? No, sir, it's okay. ठीक है, सर अभी आ रही थी, पता नहीं सर। अच्छा अभी आ रही है, ओके। पहले भी आ रही थी, चलिए कोई नहीं। यूपी टू हैव 2 एयर स्ट्रिप्स ऑन एक्सप्रेसवे। चलिए ठीक है, वॉल्यूम इज लिटिल बिट स्लो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, फिर स्लो होगा तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो वहां पे यूपी में 2 एक्सप्रेसवे पे 2 एयर स्ट्रिप्स बनाया जाएगा। ये एयर स्ट्रिप्स क्यों बनाया गया है? एक्सप्रेसवे पे क्या रन करता है? तो जनरली एक्सप्रेसवे पे गाड़ियां रन करती है, व्हीकल्स रन करते हैं, बट इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यूपी में एयर स्ट्रिप्स बनाया गया है एक्सप्रेसवे पे। कौन से फ्लाइट्स के लिए? तो डिफेंस से रिलेटेड फ्लाइट के लिए, जो फाइटर प्लेन्स वगैरह होते हैं, अगर उनका इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़े या इमरजेंसी टेक ऑफ कराना पड़े तो उस एक्सप्रेस वे का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री with 2 airstrips on expressway to facilitate emergency landing and takeoff of fighter planes after the completion of construction of 3,300 meter long airstrips near। अब किस एक्सप्रेसवे पे ये एयर स्ट्रिप्स बनाया गया है? तो पहला एयर स्ट्रिप्स बनाया गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे और दूसरा बनाया गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला स्टेट बना है इस कंट्री में जिसके पास 2 एयर स्ट्रिप्स है, जहाँ पे एक 2 एयर स्ट्रिप्स बनाया गया है जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ कराया जाएगा। ठीक है, ये 2 एयर एक्सप्रेसवे का आप नाम याद रख लीजिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। देखिए बीच में आवाज आता है ना तो मैं भी डाइवर्ट हो जाता हूँ।
Tata Power and SIDBI joins hand for rooftop solar financing for micro, small and medium enterprises. जो MSME है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इनके लिए रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग के लिए किस दो कंपनी ने हैंड्स ज्वाइन किया है? तो एक है टाटा पावर और दूसरा है सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप लोग मुझे देख के बताएंगे। सिडबी का हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप लोग मुझे देख के बताएंगे। ठीक है, टाटा पावर एंड सिडबी ने हैंड्स ज्वाइन किया है, एक पार्टनरशिप किया है फॉर रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग फॉर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। चलिए, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। लेट्स सी। ठीक है, आप लोग सब रेक्टिफाई करिए कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और कल आप लोग इसका आंसर देंगे। देखिए, बहुत बार मैं ऐसा पूछता हूँ ना कि आप लोग आंसर देंगे, आप लोग आंसर जनरली देते नहीं है और मिस कर जाते हैं। कम से कम कहीं पे नोट कर लीजिए, जब मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना तो कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर उसको आप सर्च इंजन में सर्च करेंगे ना तो वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। ठीक है, तो वंडरफुल, इट्स इन लखनऊ, लखनऊ में है। इसलिए मैंने क्यों पूछा, क्योंकि अगर सिडबी का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा ना, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इस तरीके से दे दिया जाएगा और लखनऊ दे दिया जाएगा, तो किसी को क्लिक भी नहीं करेगा कि सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो। आप और ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ के भी नहीं आएंगे, आप ऐसा फील करेंगे या तो दिल्ली हो सकता है, हाँ दिल्ली, तो दिल्ली टिक करके आएंगे। इसलिए मैंने बता दिया। अब क्या है ना कि जब भी सिडबी आएगा ना तो आपके दिमाग में ये रहेगा, सर ने बताया थे दिल्ली नहीं है, हमने उसको सर्च किया था और ये लखनऊ आया था। वंडरफुल, आपने तो उसका फुल फॉर्म भी बता दिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसका भी पेपर्स होता है और काफी अच्छा पेपर होता है। तो जब भी पेपर निकले तो आप लोग इसका भी फॉर्म जरूर डालें। चलिए, इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ बेबीज बोर्न ऑन न्यू ईयर्स डे, ये किसका रिपोर्ट है? तो यूनिसेफ का रिपोर्ट है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे। According to United Nations Children's Agency, India is estimated to have recorded the highest number of births at around 60,000. तो न्यू ईयर डे के दिन जो हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्थ था पूरे वर्ल्ड में, वो किसका था? तो इंडिया का था। इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्थ एंड दैट वाज 60,000 बर्थ इन अ सिंगल डे। तो ये यूनिसेफ का एक रिपोर्ट था, तो बस ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं। Cabinet approves signing of memorandum of cooperation between India and Japan on partnership in specified skilled workers। तो इंडिया और जापान के बीच में अभी एक MOU साइन हुआ है, और ये MOU किससे रिलेटेड है? ये MOU किससे रिलेटेड है? तो ये MOU रिलेटेड है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर से रिलेटेड है। तो कैबिनेट ने अभी क्या अप्रूवल दिया है कि एक MOU साइन किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन पार्टनरशिप इन स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स। तो स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये MOU ये साइन हुआ इंडिया और जापान के बीच में। देखिए, recently Madhya Pradesh and Andhra Pradesh have become the first group of state to complete 3 out of the 4 citizen-centric reforms stipulated by Department of Expenditure, Ministry of Finance। अगर आप लोग न्यूज पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स कौन कौन सा है। अगर आप लोग अच्छे से न्यूज कवर कर रहे होंगे तो 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स कौन कौन सा है? किसी को पता है 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स कौन कौन सा है? किसी को भी पता है तो माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं। चलिए, नहीं पता है। वन नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये सब। वन नेशन वन राशन कार्ड। मैंने बोला ना कि आप लोग देख के बताएंगे यूनिसेफ का फुल फॉर्म। इसीलिए क्यों मैं पूछ रहा हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ ना जरूर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक छुपा होता है, तो उसको एक बार सर्च करिए, खुद पता चलेगा। गॉट इट?
जैसे अभी मैंने पूछा सिडबी, ऐसा बहुत सारा आया, मैंने नहीं पूछा, बट सिडबी का मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मुझे पता है कि उसका हेडक्वार्टर दिल्ली नहीं है, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि उसका हेडक्वार्टर लखनऊ है, थोड़ा भी अगर आपके दिमाग में क्लिक करेगा ना। इसी तरीके से यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो अगर आप 3-4 बार उसको सर्च करेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चलेगा। और नेक्स्ट डे मुझे याद दिलाया करिए कि सर आपने ये बोला था, बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वंडरफुल। एक है वन नेशन वन राशन कार्ड, दूसरा क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत सही इमरान, आपने बताया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तीसरा क्या है, अर्बन लोकल बॉडी। और फोर्थ क्या है, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। यस, ये जो चार है ना, 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स है। इसमें से आपको पूछ सकता है विच ऑफ दीज आर नॉट द सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स, तो 3 दे देगा और एक कोई अलग सा दे देगा। तो अगर आपको चारों याद नहीं है तो आप कैसे बताएंगे। तो 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अर्बन लोकल बॉडी एंड पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। चलिए सॉरी। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैव बिकम द फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स टू कंप्लीट 3 आउट ऑफ द 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स स्टिपुलेटेड बाय। और ये सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स ये किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स कौन कौन सा है आपको मैंने बता दिया। उसमें से मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने 3 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स को कंप्लीट कर लिया है। तो कौन कौन सा है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स। इस 3 को मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने अचीव किया। फोर्थ जो है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, उसको नहीं किया है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैज कंप्लीटेड 3 आउट ऑफ द 4 सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स, तो इट्स मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। इस तरीके के न्यूज को काफी कवर किया करिए, सब काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनडीबी, एनडीबी का फुल फॉर्म, हाउ मेनी ऑफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ एनडीबी। एनडीबी क्या है सर? नेशनल डेयरी बोर्ड। नहीं, डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेवलपमेंट बैंक। वंडरफुल, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक है या कुछ और नाम है इसका। एन फॉर क्या होता है, सर न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू। वंडरफुल, न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब ये धीरे धीरे ये सब चीज ना दिमाग में क्लिक रखिएगा कि एनडीबी। अब एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीडीबी, नहीं पता। एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर। हाँ, और एक और किसी बैंक का हेडक्वार्टर संघाई में है, क्या नाम है उस बैंक का, नहीं सॉरी, संघाई में नहीं, बीजिंग में है। मैं क्या बोल रहा हूँ, संघाई में नहीं, बीजिंग में है। क्या नाम है उस बैंक का, AII, एशियन 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 डेवलपमेंट बैंक। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, और एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। इस 2 बैंक का हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, और दोनों चाइना में है, इससे काफी कंफ्यूजन होता है कौन सा बीजिंग में कौन सा संघाई में। तो देखिए इसको मैंने कैसे याद किया था, लास्ट में बी आ रहा है ना, तो ये बीजिंग में आ गया। ठीक है, उसके अलावा जो बचा वो आपका संघाई में है। ठीक है, तो इस तरीके के हेडक्वार्टर्स वगैरह भी नोट डाउन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना, बहुत कुछ कवर होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर 646 मिलियन USD फॉर अपग्रेडिंग। तो क्या अपग्रेड करने के लिए, ये जो लोन एग्रीमेंट जो साइन किया गया एनडीबी के साथ, क्या अपग्रेड करने के लिए, तो स्टेट हाईवे नेटवर्क एंड डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क। किस स्टेट के लिए, तो आंध्र प्रदेश के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए स्टेट हाईवे नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए एनडीबी से इंडियन गवर्नमेंट ने लोन लिया है। कितने का लोन लिया है, तो 646 मिलियन USD डॉलर का लोन लिया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किस स्टेट के अपग्रेडेशन के लिए, तो हाईवे, स्टेट हाईवे नेटवर्क और डिस्ट्रिक्ट रोड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एनडीबी के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है।
Recently, Union Education Minister has inaugurated the 2-day virtual international अखंड कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम क्या है, EduCon 2020। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ऑर्गेनाइज किया गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो कि भाटिंडा में है, इन कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन गेरा। तो इसके द्वारा क्या ऑर्गेनाइज किया गया है? तो 2-day वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम है EduCon 2020। आपसे पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा? EduCon 2020 का आप थीम बताइए। तो थीम क्या है? इनविजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रीस्टोर ग्लोबल पीस, ये इसका थीम है। ठीक है, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? EduCon 2020, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2020। EduCon का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2020। एजुकेशन से रिलेटेड एक और यूनिवर्सिटी हम लोगों ने कवर किया था, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जो क्या इम्पार्ट करेगा? Promote technology, sir. यस, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। Yes, sir. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा, कल हमने कुछ पढ़ा था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आ रहा था। उसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, याद है? वो गलत था। Yes, sir. क्या था वो? Ayush, yes, sir. क्या था वो? Sir, CDSCO. वंडरफुल, Sir, Central Drug Standard Control Organization, sir. अरे वंडरफुल। क्वालिटी एश्योरेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर चीज के लिए गया था CDSCO। ठीक है, तो देखिए अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ना, तो याद करिए इससे रिलेटेड कुछ न्यूज पढ़ा है क्या? यस, पढ़ा है, CDSCO। इस तरीके से कनेक्ट करिए न्यूज को, एक साथ पूरा न्यूज आपको याद हो जाएगा। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज चेयर्ड द प्लेनरी सेशन ऑन challenges of post-COVID scenario in health, economy, social and international relation of the annual conference of the प्रवासी भारतीय दिवस। जो प्रवासी भारतीय दिवस, अब प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्यों सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सर इंडियन डायस्पोरा सर जो फॉरेन में है ना सर, उनको एज ए मतलब रिकग्नाइज करने के लिए, और उनको सर हम थोड़ा सा फैसिलिटेट करते हैं, ग्रीन वीजा कार्ड वगैरह देते हैं सर उनको। ठीक है, तो ये हर साल ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या रीजन क्या है इसके पीछे? याद नहीं आ रहा। महात्मा गांधी का कुछ बिकॉज ऑन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से वो इंडिया रिटर्न हुए थे प्रवासी, इसीलिए इनका नाम प्रवासी दिवस के नाम पे इसको सेलिब्रेट किया था, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और ये किसके द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, किसके अंदर आता है ये प्रवासी भारतीय दिवस? किसके अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर आता है। कुछ भी पढ़िए ना तो एक दो न्यूज उससे रिलेटेड जरूर कवर कर लीजिए, बहुत सारा न्यूज कवर हो जाएगा। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने उस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चैलेंजेस रखे हैं? तो पोस्ट कोविड में सिनेरियो जो हेल्थ सेक्टर में है, इकोनॉमी का है, सोशल सेक्टर का, इंटरनेशनल रिलेशन का, ये सब कुछ चेंज हो गया है। तो उसका थीम क्या रखा गया था? तो एक साथ इसका थीम रखा गया था फेसिंग पोस्ट कोविड चैलेंजेस। तो इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम रखा गया था वो क्या था? फेसिंग, क्या फेस कर रहे हैं? तो पोस्ट कोविड चैलेंजेस जो हम लोग फेस कर रहे हैं हर सेक्टर में, चाहे आप हेल्थ सेक्टर में देखो, इकोनॉमी सेक्टर में देखो, सोशल सेक्टर में देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में देखो, हर जगह ये फेस किया जा रहा है। तो थीम क्या था? फेसिंग पोस्ट कोविड challenges. Recently, Delhi government has directed schools in the capital to implement the new school bag policy. तो अभी न्यू स्कूल बैग पॉलिसी किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? न्यू स्कूल पॉलिसी में क्या है? टू रिड्यूस द वेट ऑफ स्कूल बैग्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चाहे वो प्राइमरी के हो, सेकेंडरी के हो, सीनियर सेकेंडरी के बच्चे हो। मैक्सिमम बैग वेट कितना हो सकता है? तो 3.5 से 5 kg। 5 kg से ज्यादा बैग का वेट नहीं हो सकता है, क्योंकि देखते हैं छोटे छोटे बच्चे सब कितना सारा बुक्स वगैरह लेके पीछे बैग में लेके और चल देते हैं।
तो ये दैट इज नॉट अ गुड साइन, अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका क्या होता है, जो बैकबोन होता है वो धीरे धीरे झुक जाता है, वो आगे की तरफ बेंड हो जाता है और बाद में वैसे ही पोस्चर बन जाता है। तो इस चीज को देखते हुए नया स्कूल बैग पॉलिसी लॉन्च किया गया, जिसमें मैक्सिमम वेट जो होगा 3.5 टू 5 केजी के बीच में होगा। आप पूछेंगे सर ये 3.5 से 5 केजी के बीच में क्यों आप बोल रहे हो, तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल तीनों का अलग अलग है, ठीक है। फॉरेक्स, फॉरेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। Foreign exchange. Wonderful. Foreign exchange. Forex reserves dipped by $290 million to 580.84 million. कितना से कितना कम हो गया? तो देख रहे हैं पहले कितना था 580.84 मिलियन, उससे घट के कितना हो गया $290 million. According to recently released foreign exchange reserve data by the Reserve Bank of India for the week ended 25 December 2020, फॉरेक्स रिजर्व जो है ना वो कितना से डिक्रीज हो गया था, तो 290 मिलियन से डिक्रीज हो गया था। पहले कितना था, तो 580.84 बिलियन था। अब आप लोग एक चीज बताइए, सॉरी आप लोग सबसे नहीं पूछ रहा हूँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताया था कि कौन से प्लान 5 ईयर प्लान में ऐसा हुआ था कि देश के पास मैक्सिमम 15 डेज का फॉरेक्स बचा हुआ था, याद है किसी को? मैक्सिमम 15 डेज का फॉरेक्स बचा हुआ था 1991 में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 सर, जब एलपीजी के क्राइसिस थे। एलपीजी की जब हमने crisis। एलपीजी इंस्टॉलेशन प्राइवेसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था। हाँ, इस समय माउंटेन यस, इस समय मैक्सिमम Yes. ऑनर आप बता तो रहे एलपीजी क्राइसिस, कौन सा प्लानिंग कमीशन, कौन सा 5 ईयर प्लान था, मैं ये मेरा ये क्वेश्चन था। इट मींस रिवीजन नहीं है। कल आप लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग बताएंगे कि कौन सा 5 ईयर प्लान था, मैंने बहुत अच्छे से याद करवाया था एक एक 5 ईयर प्लान को, जिस तरीके से मैं अभी फंडामेंटल राइट याद कराया हूँ उसी में से मैं 5 ईयर प्लान को याद कराया था, एक एक 5 ईयर प्लान को याद कराया था, एक एक पॉइंट उसका। तो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कितने से घट गया था, तो 290 मिलियन डॉलर से फॉरेक्स डिप हो गया। अब आप देख ही रहे हो कि पोस्ट कोविड चैलेंजेस यहाँ पे दे ही रहा है, फेसिंग पोस्ट कोविड चैलेंजेस, और पोस्ट कोविड चैलेंजेस इकोनॉमी बहुत बड़ा सेक्टर, बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है 7th या 8th जो हिट हुआ था। 8th का होगा अकॉर्डिंग। रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज लॉन्च द किसान कल्याण मिशन। अभी कोई ऐप हमने पढ़ा है कि उस ऐप के थ्रू जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं फार्मिंग से रिलेटेड, वहां पे उनको कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा ऐप है और किसने उस ऐप को डेवलप किया है, लॉन्च किया है? कृषि सुरक्षा, कृषि शाखा, कृषि सखा, कृषि सुरक्षा, हाँ सखा, सर सखा भारतीय means हाँ, जनरल yes, sir. इंश्योरेंस, सुरक्षा भारतीय एक्स्ट्रा हाँ, भारतीय इंश्योरेंस टू फार्मिंग। जनरल इंश्योरेंस। वंडरफुल। इसी तरीके से रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है इन एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। स्टार्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो दाऊदपुर विलेज जो कि लखनऊ में है। इसका एम क्या है, तो ये किसान कल्याण मिशन का एम क्या है, तो जो फार्मर्स का इनकम है ना उनको डबल किया जाए। इसी तरीके से फार्मर्स इनकम को डबल करने का, इंक्रीज करने का, कल हम लोगों ने एक और कुछ पॉलिसी देखा था जो कि कहाँ पे आया था, केरला में आया था, रिसूट इन केरला, याद है? यस सर, यस सर। ये किसान कल्याण, प्लीज माइक नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको कहीं पे ज्यादा जरूरी बात करना है तो माइक ऑफ कर दीजिए अपना। मैं माइक वैल्यू एडिशन फॉर इनकम जनरेशन इन एग्रीकल्चर। अरे वंडरफुल जगतार सिंह, वंडरफुल। इसी तरीके से रिलेट करते हैं कि किसान कल्याण मिशन अब ये किस स्टेट का है, तो बस यूपी का है। इसका एम क्या है, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम इन उत्तर प्रदेश बाय 2022। तो 2022 तक जो फार्मर्स का जो इनकम है उसको डबल करना है किसान कल्याण मिशन के थ्रू। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राफ्ट लॉ टू रेज लीगल एज ऑफ स्मोकिंग टू 21 ईयर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक लॉ ड्राफ्ट किया है जहाँ पे लीगल एज स्मोकिंग का 21 ईयर्स किया जाए, 18 ईयर से बढ़ा के उसको 21 ईयर्स किया जाए। तो ये कौन कौन सा एक्ट है ये आप उसमें देख सकते हैं। बस आपको ये पूछा जाएगा कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ जो ड्राफ्ट किया है उसमें स्मोकिंग का एज कितने से बढ़ा के कितना कर दिया गया है। तो ऐसा पूछ सकता है 18 to 25, 18 to 22, 18 to 21, 18 to 20, इस तरीके से। तो यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स।
हाँ ओके। देखिए इस अमेंडमेंट में और क्या किया गया है कि जो सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट होगा ना, वो पीपल लेस देन 21 ईयर्स के, जो भी लोग 21 ईयर से कम के होंगे ना, उनको सेल नहीं किया जाएगा। और जहां भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा उसके 100 मीटर के रेडियस में वहां पे सेल नहीं किया जा सकता है। अगर इसका वायलेशन होगा तो वायलेशन ऑफ सेक्शन 7, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज and consecutive conviction leading to prison for 5 years or fine up to 5 लाख रुपीज। तो इससे रिलेटेड ये फाइन वगैरह बताया है। पेनाल्टी फॉर स्मोकिंग एट रेस्ट्रिक्टेड एरिया, इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है। तो पेनाल्टी पहले 200 रुपया था। हाँ हाँ बिल्कुल पॉसिबल है अप्लाई करना, अगर पुलिस पर्सोनल अगर अच्छे से काम करे तो बिल्कुल पॉसिबल है। पेनाल्टी जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 200 to 2000। नो पर्सन शुड एडवर्टाइज और प्रोमोट यूजेज ऑफ सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट। तो आप देखते हो कि कहीं भी एडवर्टीजमेंट आप सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स का देखते हो, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होता है उसके बारे में बताया जाता है। जब आप मूवी हॉल वगैरह में जाते हो अगर शुरुआत में देखने के लिए, तो सबसे पहले उसका कॉन्सिक्वेंसेस बताया जाता है। बट कहीं भी अब टोबैको और सिगरेट प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है, कोई नहीं करता है। ये सब बैन हो चुका है क्योंकि ये काफी हार्मफुल केमिकल। Even on the यस even on the product, sir, consequence. This यस has. हाँ, उस प्रोडक्ट पे ही उसका कॉन्सिक्वेंसेस छपा रहता है। देखिए सर देखिए सर, अभी भी ऐड तो सर आ रही है सर इसकी, सर टोबैको की। टोबैको की कौन से टोबैको की एक्ट आ रही है, ऐड आ रही है? सर ये सैनिक सैनिक सर अजय देवगन की सैनिक आती है सर, शाहरुख खान की। आती है यस सर। टोबैको की सर आती है? सर बिमल केसरी सर, टोबैको ही है वो, टोबैको प्रोसेस अरे फॉर्म है सर। हाँ वो नहीं, जो- एक्चुअली नहीं 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 नहीं, कौन ये उस टोबैको का बात कर रहा है जो आपका ये कैंसरियस सब्सटेंस होता है। वो जो है ना कैंसर वो के माउथ फ्रेशनर सिगरेट के फॉर्म में। सिगरेट हाँ जैसे। हाँ, जैसे वो सिगरेट जैसा जो होता है ना, वो उस टोबैको का बात कर रहा है। ये जो आप जो बोल रहे हो उस एड का बात कर रहा है, वो उसको माउथ फ्रेशनर के फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यस सर, राइट सर, यस सर, यस सर। भाई मैं कहूँ कि ऐसा कैसे आ सकता है, ये तो बैन हो चुका है इंडिया में अब। आप तो इस इसमें पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रेडिक्शन अपना दिया था कि वो अपना नहीं कर सकते जब तक वो वहां पे प्रोडक्ट पे भी नहीं लिख सकते और वहां पे हाँ पिक्चर भी नहीं दिखा हाँ, सकते उसपे। पिक्चर भी नहीं फिर दिखा तो सकते। पिक्चर भी होता है अब, पहले पिक्चर नहीं था, अब पिक्चर भी होती है सर। हाँ, और पिक्चर भी होती है तो फिर पिक्चर उसमें उसका कॉन्सिक्वेंसेस ही दिखाया जाता है। पहले वो क्या यस था सर, कि यस सर, यस। वो डब्बा प्लेन होना चाहिए था। सीधे फोर्स क्या ऐसे लिखा हाँ, होता है। पहले वो डब्बा प्लेन आता था। अब आप देखेंगे कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस उस डब्बे पे छपा हुआ आता है। और बहुत पहले के अगर आप देखेंगे तो उस पर एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी आता था कि कोई सुपरस्टार्स इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं। दो आई डोंट कॉल देम सुपरस्टार्स, दे आर जस्ट एन एक्टर। ओके, तो चलिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हम लोग कल क्वेश्चंस करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी था जो मैंने आपको नहीं कराया है क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया है कि जो ऑयल फैट है उसको कितना किया जाए 3% फॉर 2021। जो ट्रांस फैट जो होता है ना, जो काफी हार्मफुल फैट्स होता है, वो उसको रिड्यूस करने का बात किया जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग कल करेंगे, अभी हम लोग कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारा आपका जनवरी मंथ का लगभग 75 न्यूज अभी तक कवर हो चुका है। नियर अबाउट 150 से ज्यादा न्यूज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए और उसके साथ एमसीक्यू को भी कवर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आपका जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसे चलता चलाएगा तो सिलेबस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट ऑल द करंट अफेयर्स एट वन प्लेस। कनेक्ट करने का कोशिश करिए। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट याद दिलाया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पढ़ा, तो जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि ऐसा कुछ हमने पढ़ा है क्या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड। जैसे अभी आदि महोत्सव पढ़ा तो ट्राइफेड पढ़ा, अब इससे रिलेटेड कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी का आपको याद आया, तो कोई प्रोग्राम आपको याद आ रहा है जिससे रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा है, कुछ एमसीक्यू किया है? कौन सा प्रोग्राम था वो ट्राइबल से रिलेटेड? हाँ मैं आज यस सर, कौन सा प्रोग्राम था वो? टेरिफिड। हाँ यस सर, ट्राइफिड, हाँ, टेरिफिड, कौन सा प्रोग्राम था वो? टेरिफिड, सर आदि महोत्सव। अखिल आदि भारतीय महोत्सव वन। तो हो गया, और कौन सा प्रोग्राम था? गोल सर वो था ना गोल भी था सर, अखिल भारतीय इन पार्टनरशिप कल्याण। विद फेसबुक। Facebook sir, in फेसबुक सर। partnership Facebook. तो इस तरीके से याद रखिए, इस सब चीज को ऐसे याद करिए। इसमें क्या था, 5000 यूथ्स को डिजिटल इम्पार्ट करना था।
डिजिटल स्किल इम्पार्ट करना था। तो इस तरीके से याद रखिए कि अब हम कुछ ट्राइबल से पढ़े हैं, तो एक साथ ट्राइबल का क्या क्या न्यूज पढ़े हैं, तो एक साथ हम कवर करें। ओके, चलिए आप लोग फिर से लिंक रीज्वाइन करिए। यस, डिजिटल यूथ वंडरफुल। जगतार सिंह, मैं अभी आज करंट अफेयर्स का वो नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर से आप लोग लिंक ज्वाइन कर लीजिए।